शहद की मक्खियों के डंक के जरिए इलाज किया जाता है। मैंने फर्स्ट टाइम सुना ये एपीथेरेपी, फर्स्ट टाइम सुना। एपीथेरेपी इसको कहा जाता है, एग्जैक्टली। अच्छा, मुख्तलिफ बीमारियों का इसमें इलाज किया जा रहा होता है कि आप कहते हैं कि किसी भी किस्म का अगर कोई बीमारी है आपको, तो मक्खियों के डंक से जो इलाज किया जाता है उससे जो है आप सेहतयाब हो सकते हैं। अच्छा, आप इस पे ज़रा बात करते हैं ओवरऑल के ये क्या महारत है स्पेशली, और ओवरऑल क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? प्लस कौन सी बीमारी का इलाज इससे होता है? हाँ, जैसे जो डर है लोगों का वो थोड़ा सा दूर करने की आज कोशिश करते हैं। हमारे साथ मदिया बेग मौजूद हैं जो इस पर बात करेंगी। मदिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मदिया, थोड़ा इस एपीथेरेपी के बारे में हमें बताइएगा, ये क्या है और ये कितना पुराना इलाज है, कितना इसका सक्सेस रेट है? तो ये इलाज जो है इजिप्शियंस भी कर रहे थे, चाइनीज़ एक्यूपंक्चर के साथ भी कर रहे थे। बहुत बहुत पुराना इलाज है, लेकिन ये काफ़ी अरसे के लिए सीन से गायब हो गया। अब इसकी दोबारा रिसर्च शुरू हुई है और जर्मनी में, मोस्ट ऑफ यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में अब एपीथेरेपी सोसाइटीज़ आ गई हैं जो ये इलाज करने शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में भी होता है? पाकिस्तान में आई एम द ओनली सर्टिफाइड एपीथेरेपिस्ट अभी। तो मैं इलाज कर रही हूँ एंड यूजुअली लाहौर से ही कर रही हूँ। आई एम लाहौर बेस्ड, लेकिन कभी मैं कराची भी मेरा जाना होता है तो वहाँ भी मेरे पेशेंट्स हैं। तो किस तरह से इलाज होता है और किन बीमारियों का इलाज होता है? तो अभी बहुत सारी कैंसर पे रिसर्च हो रही है। एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है जो उन्होंने डिस्कवर ये किया है कि इवन ऑन द मोस्ट मेलिग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर सेल्स, जो बी वेनम है, वो जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो एक सब्सटेंस है मेलेटिन जो उस मेम्ब्रेन को, ट्यूमर के, उसको अटैक करता है, उसके अंदर होल्स हो जाते हैं और फिर आपकी इम्यूनिटी उसको ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने में उसको आसानी रहती है। उसके अलावा अगर कोई कीमोथेरेपी करवाना चाहता है तो बिकॉज उसके अंदर होल्स हो चुके होते हैं उस ट्यूमर के अंदर, वो कीमोथेरेपी बहुत डीप और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। यानी कैंसर का इलाज हो रहा है एपीथेरेपी से? अच्छा, और भी हैं चीज़ें? हाँ, कैंसर का डेफिनेटली इलाज है एपीथेरेपी में, और पार्किंसंस का भी है, एमएस का भी है। फ्रोज़न शोल्डर्स बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं। मैं नीज़ का भी कर रही हूँ। जनरली पेन रिलीफ बहुत आसानी से हो जाता है। अच्छा मदिया, मतलब इज़ इट पेनफुल, ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि कितना पेनफुल ये ओवरऑल प्रोसेस होता है और उसके बाद रिकवरी टाइम इसका कितना होता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या होते हैं इसके, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिएगा। जी, मैंने पोर्चुगल से एक टेक्निक सीखी है जिसको कहते हैं माइक्रो एपी पंक्चर। उसमें मैं बी का जो स्टिंगर है वो निकालती हूँ और ट्वीज़र से पकड़ के मैं बहुत हल्का सा डैब करती हूँ। उसमें जो फीलिंग आती है वो इस तरह होती है जैसे कि मस्कीटो बाइट हुआ है। तो वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। थोड़ी देर के बाद बस इचिंग होती है, उस वक्त कुछ भी ख़ास फील नहीं होता। दैट्स कॉल्ड द माइक्रो स्टिंगिंग टेक्निक। और वो मैं लोगों के फेस पे फॉर रिंकल्स एंड स्किन के टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए वो उससे करती हूँ। बच्चों को अगर इलाज करती हूँ तो मैं माइक्रो स्टिंग से ही करती हूँ। लेकिन जहाँ तक जैसे फ्रोज़न शोल्डर्स, कैंसर और ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो दे रिक्वायर दैट के फुल स्टिंग्स हों। तो फुल स्टिंग्स में देन मैं बी को लेकर अब जो लोकेशन है उसके ऊपर लगाती हूँ एंड इसमें दर्द होता है, पर इट्स अबाउट 40 to 50 सेकेंड्स का दर्द। इतना नहीं है कि इंडेफिनिट दर्द नहीं है, एंड इट्स बिकॉज आई एम इन चार्ज ऑफ द स्टिंगर। तो अगर किसी को इतना दर्द हो रहा हो कि वो उसको बर्दाश्त ना कर सकता हो तो मैं उसी वक्त निकाल देती हूँ। और फिर यूजुअली क्या होता है, फर्स्ट टाइम थोड़ा डर लगता है, बट बाय द सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम लोग बहुत इसको यूज्ड टू हो चुके होते हैं एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल गेटिंग देयर बी स्टिंग्स। कुछ लोग में इवन स्टार्ट एंजॉयिंग इट। अच्छा, कुछ एंजॉय भी करते हैं, लेकिन नॉर्मली तो हम डर रहे होते हैं ना कि शहद की मक्खी अगर काटेगी तो स्वेलिंग हो जाती है। पता जाता है वैसे। स्कैरी फॉर एवरीबॉडी, सब डरते हैं फर्स्ट टाइम में। नहीं, मैं हर बार ही डरता हूँ। जब शहद की मक्खी मेरे आसपास आए तो बूढ़ी आए तो मैं डरता हूँ। आ जाए, काटे तो 14 तबक रोशन, मतलब हाँ, स्वेलिंग हो जाती है, पेनफुल होता है। अच्छा, बिकॉज़ नोबडी इज, उस वक्त आपको पता नहीं है हाउ टू डू इट ना, तो वो प्लस शायद ये भी मामला है कैसे कि निकालना है, उसको स्क्वीज नहीं करना, के करना है, वो सब
it's different पता नहीं होता than when और चूंकि ज़रा इसमें आप इंचार्ज हैं तो आपको बेहतर तौर पे पता है कि आपने उसका इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, थोड़ा सा अगर एलैबोरेट कर सकें सिर्फ एक फ्रोजन शोल्डर को, लेट्स सपोज, क्योंकि ज़रा बहुत सी बीमारियों का इलाज इस तरीके से हो रहा है, किसी को फ्रोजन शोल्डर है, वो आपके पास आते हैं और आप इसका इलाज करेंगे तो कितने सेशंस होते हैं, पूरा तरीका क्या होता है और सक्सेस कितना, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? हाँ, यूजुअली रोटेटर कफ इंजरीज होती हैं लोगों के, फ्रोजन शोल्डर्स हुए हुए होते हैं, तो वो मेरे पास जब आते हैं, दे इधर यूजुअली जिम गोअर्स और ओल्डर लेडीज़ जो फिजियोथेरेपी करवा रहे होते हैं या इन जनरल जिम गोअर्स होते हैं, वो 1 या 2 स्टिंग्स में वो ठीक हो जाते हैं। एंड फिर 6 महीने, साल, मे बी समटाइम्स 2 साल उनको कभी फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर हल्का सा दर्द दोबारा शुरू होता है तो वो आ जाते हैं और फिर 2-3 साल और निकल आते हैं। जिनको लाइक पीपल हु आर मच ओल्डर, उनको मे बी 7, 8, 9 सेशंस लगते हैं, लेकिन वो इवेंचुअली ठीक हो जाता है। और बढ़िया, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के बारे में बताइएगा। जिस तरह आपने कहा कि बच्चों का भी इलाज करती हैं, बड़े तो खुद डर रहे होते हैं, बच्चों को भी लेकर आते हैं, एक्सेप्टेंस की कितनी है रेशियो? तो एक्सेप्टेंस ऐसे है कि यूजुअली जो लोग ख़ुद अपनी रिसर्च कर लेते हैं, मैं उनको जब बताती हूँ ये इनको कॉन्सेप्ट नया नया लगता है तो वो जाके रिसर्च करते हैं, तो द पीपल हु डू द रिसर्च वो फिर बहुत आसानी से वो दे कम टूवर्ड्स मी, बिकॉज इतनी पॉजिटिव साइंटिफिक रिसर्च है ऑन बी वेनम थेरेपी कि यू नो इट मेक्स सेंस टू डू इट। तो एक मैं आपको बच्चे का बताती हूँ कि उसकी अम्मी ऑलरेडी मेरी पेशेंट थी और क्योंकि उनकी काफ़ी बेहतरी आई हुई थी तो उनको काफ़ी फेथ था बी वेनम थेरेपी पे, तो उनके बेटे को जब डेंगी हुआ तो वो फ़ौरन डेंगी जैसे ही कंफर्म हुआ मेरे पास ले आई। मैं माइक्रो स्टिंग्स मैंने उनको दिए, बच्चे को दिए ऑन द बैक, एंड लगातार हमने 3-4 दिन दिए। उसके बाद प्लेटलेट्स चेक हुए तो प्लेटलेट्स ड्रॉप नहीं हुए हुए थे और वो आई थिंक इट वाज इवन 8-9 डेज़ में 100% बिल्कुल ठीक होके ही वाज बैक टू नॉर्मल। कोई ख़ास वीकनेस नहीं आई, बिल्कुल ठीक हो गया था। क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है? नॉर्मली अगर हम कैंसर की बात करें, ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे पैसे लग जाते हैं आपके इलाज में, वो चाहे कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, अदरवाइज भी, और बाकी भी अगर हम फ्रोजन शोल्डर देखें, कभी आप पेन किलर्स लगवा रहे हैं, कभी स्टेरॉइड्स लगवा रहे हैं, तो इसमें क्या है, इज इट कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल? सो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई टेक 5,000 पर सेशन, तो अगर आपके 5,000 में एक फ्रोजन शोल्डर ठीक हो रहा है एंड समटाइम्स मे बी यू नीड 2 सेशंस, सो 10,000 में ठीक हो रहा है, वर्सेस आई डोंट नो हाउ मच steroid injections at this point cost. I think overall अगर देखा जाए बाकी इलाजों people are spending lakhs of rupees on exactly लोगों को अगर फर्क पड़ रहा है तो लाखों खर्च करने के बजाय हजारों खर्च करना बेहतर है, लेकिन ऑब्वियसली सर्टिफाइड जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मदिया, बहुत शुक्रिया